वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देखते हैं कुछ हमारे जो है पजल के अलावा जो आपके टॉपिक होते हैं रीजनिंग के, उसके क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो उसमें आपने देखा कि कुछ टॉपिक आपके ये दिए हुए हैं, सिलॉक्स हुआ, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं आपके इस वीडियो पे है। ठीक है, इस टाइप के आपके हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आपने देखा सबसे पहले तो कि इसमें एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी का जो लेवल होता है वो अलग अलग लेवल होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि एसबीआई का लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा अप होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अप लेवल एसबीआई का होता है। तो उसके जो एग्ज़ाम है वो भी आपके टॉपिक यही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं उसके थोड़ी से अलग क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, आईबीपीएस में भी सेम उससे कम लेवल रहता है। ठीक है, और आरआरबी में भी उससे और भी कम लेवल का एग्ज़ाम आता है। लेकिन लेवल से हमको कोई मतलब नहीं, हमको टॉपिक्स आने चाहिए। टॉपिक मतलब कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे टॉपिक्स के। तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ ले, आपको बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है देखते हैं हम एक ही वीडियो पे सारे टॉपिक। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे एक सिलॉक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। सिलॉक्स में आपने देखा कि हमको सबसे पहले सिलॉक्स के क्वेश्चन में वेन डायग्राम को बनाना होता है। ठीक है, वेन डायग्राम बनाओगे उसके बाद ही आप कंक्लूजन से चेक करोगे कि कौन सा कंक्लूजन जो है आपका वो ट्रू है और फॉल्स है। बिना वेन डायग्राम के आप जो है सिलॉक्स में नहीं उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बिना वेन डायग्राम के। और वेन डायग्राम आपका जो है स्टार्टिंग में जब मैंने बेसिक के कंसेप्ट क्लियर किए थे तो उसमें एक एक वीडियो पे आपको मैंने बताया है सारे बेसिक्स की, कैसे हम सिलॉक्स को सॉल्व करते हैं, कब कौन सा जो वेन डायग्राम है कब ट्रू होता है और कब फॉल्स होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें सबसे पहले कि किस किस टाइप के हमको सिलॉक्स हम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आपका एक जो है ओनली फर्स्ट फॉलो आ जाता है, फिर सेकंड फॉलो आता है, थर्ड फॉलो, मतलब आपका जो है जिस टाइप का आपका स्टेटमेंट दिया है फिर आप कंक्लूजन को उससे चेक करते हो। अगर वो रिलेट हो रहा है तो आप उस हिसाब से आपके आंसर्स निकलते हैं उसके। ठीक है, इतना पता है आपको। ठीक है, इतना आप ध्यान रखें, आपके कंसेप्ट जो है क्लियर होते चलेंगे। और वैसे भी कंसेप्ट बहुत इजी है इसके, आपको हमेशा जो है वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं और इसको आपके आंसर्स देने। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो इसका आप सबसे पहले क्या करोगे, वेन डायग्राम को ड्रॉ करोगे। ठीक है, वेन डायग्राम आप बना लेते हो यहाँ पे। तो ये जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू मेन आर मैरिड। फ्यू मेन मतलब कि कुछ मेन जो है, एकदम मेन में से एकदम छोटा सा पार्ट जो है आपका वो मैरिड पे आता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ ही मेन जो है आपके, ये इतने जो मेन है आपके वो मैरिड हैं। ठीक है, फिर सम मैरिड आर ओल्ड, कुछ मैरिड जो है वो ओल्ड है। कुछ मैरिड मतलब कि कुछ मैरिड का इतना जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है आपका मैरिड का वो ओल्ड है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे देखा नो यंग इज ओल्ड, कोई भी यंग जो है वो ओल्ड नहीं है। कोई भी यंग जो है वो ओल्ड नहीं है। इतना क्लियर हुआ। तो आपने देखा यहाँ पे तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। आप देखते हैं सबसे पहले तो
तो यहाँ पे आपका जो वेन डायग्राम है वो ड्रॉ हो गया। आपने देखा कैसे हमने वेन डायग्राम को ड्रॉ किया, ठीक है। तो वेन डायग्राम को जैसे ही मैंने ड्रॉ किया, तो आपको उससे क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे आप जो है इसका क्वेश्चन कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपने देखा कि कैसे आप जो है सम मेन इज नॉट यंग, कुछ मेन जो है वो यंग नहीं है, ये बोल रहा है। कुछ मेन यंग नहीं है, तो कुछ मेन आपके दिख रहे हैं क्या यहाँ पे? तो आपने देखा कि कुछ मेन जो है वो यंग नहीं है, ये बोल रहा है वो। और सच में आपका देखो यहाँ से इतना जो पार्ट है वो मैरिड पे है, मैरिड का है इतना पार्ट, ठीक है। और मैरिड मैरिड और ओल्ड भी आपके इतने हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है कि कोई भी ओल्ड जो है वो यंग नहीं है। जब आपका इतना पार्ट मैन में जाता है तो आप यहाँ पे नहीं बोल सकते कि ये जो है आपका कुछ मेन जो है वो यंग हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये कंडीशन आपका रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड कंडीशन आता है ऑल मैरिड कैन नेवर बी यंग, ठीक है। ऑल मैरिड कैन नेवर बी यंग मतलब कि सारे के सारे मैरिड जो हैं वो कभी यंग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब सारे के सारे ओल्ड जो है वो यंग नहीं है, तो मैरिड का कुछ पार्ट ओल्ड में भी है, तो इस वजह से सारे के सारे मैरिड जो हैं आपके वो यंग नहीं हो सकते। ये आपका ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? वेन डायग्राम बनाया हमने, ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। इसने बोला ऑल मैरिड कैन नेवर बी यंग, जब ओल्ड ही यंग नहीं है और मैरिड का कुछ पार्ट जो है, ये इतना जो पार्ट है आपका मैरिड का वो यंग में आपका आ रहा है, ये जो पार्ट है आपका, ठीक है। तो इस वजह से सारे के सारे मैरिड जो है वो यंग नहीं हो सकते। अगर वो बोलता कि कुछ मैरिड यंग है तो बिल्कुल हम बोल सकते थे कि यंग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो इतना बचा हुआ पार्ट बच रहा है वो यंग हो सकता था, ये वाला पार्ट हो सकता था यंग, इतना बचा पार्ट, ठीक है। बट वो सारा पार्ट बोल रहा है जो कि इतना पार्ट मैरिड का ओल्ड है, तो ओल्ड तो पूरा ही यंग नहीं है। इस वजह से आपका जो है कैन नेवर बी यंग जो है आपका मैरिड कैन नेवर बी यंग आपका ट्रू आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आपको अगेन वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है। सम बिल्डिंग इज नॉट अपार्टमेंट, कुछ बिल्डिंग जो है वो अपार्टमेंट नहीं है। इतना पार्ट बिल्डिंग का अपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। फिर ओनली अ फ्यू होम इज अपार्टमेंट, कुछ होम जो है वो अपार्टमेंट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ होम जो है वो अपार्टमेंट है, मतलब कि इतना पार्ट जो है अपार्टमेंट का वो होम है, ठीक है। फिर सम हाउस इज होम, कुछ हाउस जो है वो होम है। तो आपने यहाँ पे एक ये डायग्राम को ड्रॉ कर दिया, कुछ हाउस जो है आपके वो होम है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? वेन डायग्राम आपका ड्रॉ हो चुका है। अब आप कंक्लूजन से चेक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं आप सम होम इज नॉट अपार्टमेंट, कुछ होम जो है वो अपार्टमेंट नहीं है, ये है। तो कुछ होम जो है वो अपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ होम जो है वो अपार्टमेंट नहीं है, ये बोलता है। तो कुछ होम अपार्टमेंट आपके नहीं है, जबकि कुछ होम अपार्टमेंट हैं, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है। सम हाउस कैन बी बिल्डिंग, कुछ हाउस जो है आपके वो बिल्डिंग हो सकते हैं क्या? तो सम हाउस कैन बी बिल्डिंग, कुछ हाउस बिल्डिंग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये जो इतना पार्ट है आपका बचा हुआ यहाँ से, ये बिल्डिंग हो सकता है,
तो ये भी कंडीशन आपकी ट्रू है, दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू है, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा ओनली बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है ओनली अ फ्यू चाइल्ड इज बेबी। इसका वेन डायग्राम बनाते हो आप, तो यहाँ पे आपको पता है कि फ्यू चाइल्ड, ओनली अ फ्यू चाइल्ड इज बेबी, ठीक है। ओनली अ फ्यू बेबी इज किड, मतलब फ्यू का इतना, इतना जो पार्ट है, कुछ कुछ पार्ट जो है इसका, ये सम पार्ट जो है उसका, वो आपका किड है, बेबी का। और फिर नो यूथ इज किड, कोई भी यूथ जो है वो किड नहीं है। इतना क्लियर हुआ। ये सारा आपने वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। ये वेन डायग्राम क्या बोलता है, देखो, ओनली अ फ्यू चाइल्ड इज बेबी, कुछ चाइल्ड जो है वो बेबी है, तो इतना सा जो चाइल्ड है, ओनली अ फ्यू में बिल्कुल चाइल्ड का इतना पार्ट जो है वो बेबी का है। और फिर ओनली अ फ्यू बेबी इज किड, फिर इतना जो है कुछ बेबीज जो है वो किड है, और कोई भी किड आपके जो है वो यूथ नहीं है। तो ये आपका वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब कंक्लूजन पे आते हैं हम। नो बेबी इज यूथ, कोई भी बेबी जो है वो यूथ नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी बेबी जो है वो यूथ नहीं है, सही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि कुछ जो बेबी है वो किड है, और किड पूरा का पूरा आपका यूथ नहीं है, ठीक है। तो कोई भी बेबी आपका यूथ नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपका फॉल्स हुआ। फिर नेक्स्ट को चेक करते हैं। ऑल यूथ इज बेबी, सारे के सारे यूथ जो है वो बेबी हैं क्या? तो यहाँ पे आपने देखा कि सारे के सारे यूथ बेबी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो है बेबी का कुछ पार्ट आपका किड में भी है, ठीक है। तो किड यूथ नहीं है, इस वजह से यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन आपके फॉल्स हो जाएंगे। दोनों कंक्लूजन आपके फॉल्स हैं, तो यहाँ पे आपका नीदर नॉर का केस बनेगा। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका आपको एक डायग्राम बनाना है, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसमें आपने देखा एक फैमिली हैज 3 जनरेशन, एक फैमिली दी हुई है, उसके 3 जनरेशन है। आई इज सन इन लॉ ऑफ जे, आई इज सन इन लॉ ऑफ जे, मतलब कि आपको इसका जो है डायग्राम बनाना है। कैसे बनाना है वो आप यहाँ पे देखते चले, ठीक है। आई इज सन इन लॉ ऑफ जे, जे हु हैज ओनली वन सिबलिंग, जे का जो है एक ही सिबलिंग है। के इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एल, के इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एल एंड स्पाउस ऑफ जे। के जो है, के और जे जो है हस्बैंड वाइफ है, तो यहाँ पे आपका जो है के और जो जे जो है वो स्पाउस है। स्पाउस मतलब आपने बोला कपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि के जो है आपका और जे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए। के इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एल, ब्रदर इन लॉ मतलब कि जो आपका हस्बैंड है ना, तो उसकी वाइफ का भाई ब्रदर इन लॉ होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, आई इज सन इन लॉ ऑफ जे, आई इज सन इन लॉ ऑफ जे, अभी इसको आप स्किप करें। के हैज नो सिबलिंग, के हैज नो सिबलिंग मतलब कि के का जो है कोई भी सिबलिंग नहीं है, ठीक है। एम इज नीज ऑफ एन, एम इज नीज ऑफ एन, एन इज ब्रदर ऑफ ओ, ठीक है। ओ इज डॉटर ऑफ एल सिबलिंग, तो यहाँ पे एल सिबलिंग मतलब कि इसकी जो पुत्री है वो है आपकी ओ,
ठीक है। ओ जो है आपका आई इज सन इन लॉ ऑफ जे, आई जो है सन इन लॉ है जे का, तो यहाँ पे आई जो है आपका ओ का हस्बैंड होगा, और यहाँ पे सन इन लॉ ऑफ जे, ये आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आपने देखा एम इज नीस ऑफ एन, एम इज नीज ऑफ एन मतलब कि यहाँ पे आपका इसका एक भाई है एन, उसका एम जो है एम इज नीज ऑफ एन, ये आपका क्लियर हुआ, एम नीज है एन की, और ओ इज डॉटर ऑफ एल सिबलिंग, ये भी आपका क्लियर हुआ, ओ जो है वो एल की डॉटर है। ये आपका एक वेन डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे एल का जेंडर जो है डिफाइन नहीं है। अब इसके कुछ आंसर्स देते हैं हम, हाउ एल इज रिलेटेड टू एन, एल और एन का क्या रिलेशन है ये बताना है, एल और एन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा एल और एन का कोई भी रिलेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एल है उसका जेंडर डिफाइन नहीं है, तो हम इनका रिलेशन कैसे निकालें, ठीक है। जेंडर जब नहीं है तो इनका रिलेशन निकालना ही मुश्किल होगा। तो आप यहाँ पे नहीं बोल सकते कि ये आपका इसका जो है डॉटर है, अंकल, सिस्टर, ब्रदर, कुछ भी आपको यहाँ पे क्लियरिटी ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, हु अमंग द फॉलोइंग इज डॉटर ऑफ आई, आई का डॉटर, ठीक है, आई, ठीक है, आई जो है ये है, आई की डॉटर जो है आपकी वो है एम, डॉटर सॉरी बोल रहे हैं, तो आई की डॉटर जो है वो एम है, तो ये एम इसका राइट आंसर होगा सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन का। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें एक जो है एक अलग से एक सीरीज दी हुई है, उस सीरीज में आपको बताना है, उस सीरीज को देख के इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। इफ ऑल द सिंबल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, इस सीरीज में से आपको सिंबल्स को हटाना है, और विच एलिमेंट विल बी 10th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द न्यू अरेंजमेंट, न्यू अरेंजमेंट जब आप इन सिंबल्स को हटा देंगे, ठीक है, उसके बाद जो है राइट एंड से 10th पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट है या कौन सा जो भी आपको आता है, यहाँ से आपको सिर्फ यहाँ से सिंबल्स हटाने हैं। तो यहाँ पे आपने देखा 7, 9, 8, एक्स, ई, ठीक है, फिर उसके बाद एंड को आपने रिमूव कर दिया, MS113R, MS113R, फिर उसके बाद आपने इसको भी रिमूव कर दिया, ये वाला सिंबल को, 5U है आपका इसके बाद, फिर हैज को भी आपने रिमूव कर दिया, फिर AQ2, ठीक है, AQ2, उसके बाद आपने इस सिंबल को भी रिमूव किया, तो आपका बचता है H यहाँ पे, फिर आपने परसेंटेज जो सिंबल दिया हुआ उसको भी आपने रिमूव कर दिया, तो 13(1)PK(3A), ठीक है, 13(1)PK(3A), इतना आपने किया। उसके बाद @ दिया हुआ है, इसको भी आप रिमूव करेंगे। अब आपको राइट एंड से मतलब कि यहाँ से आपको, ठीक है, राइट एंड से 10th पोजीशन पे क्या है, तो आप यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोजीशन पे राइट एंड से ए है, ठीक है, तो ए आपका ऑप्शन में दिया हुआ है सी में, तो आपका ए जो है वो राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ होगा कि इसमें आपको क्या बोला है कि सारे सिंबल्स को आपको स्किप करना है इस सीरीज में से, और उसके बाद आपको बताना है जो न्यू सीरीज बनती है आपकी, उसमें आपको राइट एंड से 10th में कौन सा नंबर या अल्फाबेट आता है।
तो आपने देखा कि ए आया आपका 10th पोजीशन पे, ठीक है, वही आपका राइट आंसर होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हो आप कि ये जो है डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको पता है कि एक आपने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ये देखते हैं। आपकी नॉर्थ जो है वो ऊपर की तरफ, साउथ आपका नीचे की तरफ देखता है, ठीक है। ये ईस्ट है और ये जो है आपका वो लेफ्ट दिया हुआ है, मतलब वेस्ट में है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब हमको यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करना है, यहाँ पे जो आपका डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप देखते हैं, आप पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स इन ईस्ट डायरेक्शन। एक पर्सन है वो एक्स, ठीक है, वो यहाँ से वॉक करना स्टार्ट करता है ईस्ट डायरेक्शन पे। ये है आपका इनिशियल, समझ लो। तो यहाँ से उसने वॉक करना स्टार्ट किया, तो अब वो इस डायरेक्शन पे वॉक करेगा, ठीक है। और वो पहुंच रहा है यहाँ पे कौन से पॉइंट पे, जेड पॉइंट पे, ठीक है। कितना किलोमीटर वॉक किया उसने, 10 किलोमीटर वॉक करने के बाद वो जेड पॉइंट में पहुंचता है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट जेड, फिर पॉइंट जेड से ही वॉक 8 मीटर इन नॉर्थ एंड रीच एट पॉइंट पी। फिर उसके बाद वो जेड पॉइंट से वॉक करना स्टार्ट करता है नॉर्थ के तरफ। नॉर्थ मतलब आपने देखा यहाँ पे नॉर्थ इस इनिशियल से करेगा स्टार्ट, तो ऊपर की तरफ हमको जाना है, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्थ की तरफ जब वो जाता है तो उसने यहाँ पे जाके 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पे इस पॉइंट पे, वाई पॉइंट पे वो पहुंचता है। फिर नाउ फ्रॉम पॉइंट वाई ही वॉक 5 मीटर वेस्ट डायरेक्शन। 5 मीटर जो है वाई से वो 5 मीटर वेस्ट डायरेक्शन पे आता है। तो वेस्ट डायरेक्शन आपका जो है वो यहाँ से इस तरफ वेस्ट डायरेक्शन पे आता है हमारे लेफ्ट के तरफ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे y जो इनिशियल है यहाँ से आपको लेफ्ट के तरफ जाना है, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे आपका जो है 5 किलोमीटर आपने यहाँ तक वॉक किया और ये यहाँ पे पहुँच गए आप 5 मीटर वॉक करने के बाद F पॉइंट पे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, आगे क्वेश्चन को रीड करते जाएं और यहाँ पे आप डायग्राम को ड्रॉ करते जाएं। फ्रॉम देयर ही वॉक 12 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड रीच एट पॉइंट ई। फिर वो 12 मीटर ईस्ट डायरेक्शन पे वॉक करता है और पॉइंट ई पे पहुंच जाता है एफ से। तो एफ से आप ईस्ट डायरेक्शन पे इस तरफ ही जाओगे, ठीक है। इस तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपने देखा 5 और 7 जो है वो आपका 12 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से 5 और 7 12 मीटर हुआ। तो ये जो है यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस 12 मीटर का उसने कवर किया और पॉइंट ई पर पहुंचा। इतना क्लियर हुआ। और ईस्ट में चला तो ईस्ट आपको हमारे राइट के ही तरफ जाना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद अब वो बोलता है कि पॉइंट ई विच इज 13 मीटर इन नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए से 13 मीटर नॉर्थ में है ई जो है, ई जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे ए से वो 13 मीटर नॉर्थ में है, मतलब कि आपका जो है ये टोटल डिस्टेंस जो हुई आपकी, ये आपका हुआ 8 मीटर और 5 मीटर और वॉक किया उसने। और इस पॉइंट में आपने ए से आपको बोलता है 13 मीटर की डिस्टेंस को कवर करके वो ई पॉइंट में पहुंचता है और वो भी नॉर्थ की तरफ। इस वजह से ए से नॉर्थ है इसलिए आपने ए से अप डायरेक्शन पे लिया, ठीक है। नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं तो ऊपर के ही तरफ जाते हैं, आपने देखा। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हुई आपकी यहाँ से लेकर
यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो 13 मीटर आपने लिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका फ्रॉम पॉइंट ए ही वॉक 9 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, और फिर ए पॉइंट से वो 9 मीटर ईस्ट डायरेक्शन पे वॉक करता है और पहुंच जाता है वो पॉइंट बी पर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये वेन डायग्राम आपने ड्रॉ किया है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर देने हैं आपको। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ई विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में पॉइंट ई का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि पॉइंट ई के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे आपने बी को एक पॉइंट लिया, ऐसे करके पॉइंट ले लें, ये इनिशियल हुआ। यहाँ से आपने देखा कि ई ये दिया हुआ है, ई आपका नॉर्थ में है और ये आपका बी जो है वो ईस्ट में दिया हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट होगा, ये आप देखें यहाँ पे ई और बी का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें इसी का। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ पॉइंट एफ एंड पॉइंट जेड। पॉइंट एफ और जेड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो आपका एक बना हुआ है, इस पॉइंट से आपको ये डिस्टेंस आपको निकालना है एफ और जेड पॉइंट की। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एफ जेड का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने देखा ये इसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ पे देखते हो 5 5 ज़ा 25 प्लस 8 8 ज़ा 64, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करते हो, तो ऐड करने के बाद 60 70 89, ठीक है। 89 होगा इसका टोटल। तो 89 आपका इसमें टोटल हुआ। अब जो है इसका आप रूट को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आपका अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट 89 आपका देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में आपके। तो इसमें देखते हैं कि अंडर रूट 89 है, तो यही आपका 89 मीटर जो है रूट 89 मीटर राइट आंसर होगा। आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया और उसका आंसर हमने निकाला एफ जेड का डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका इनइक्वलिटी का क्वेश्चन। इनइक्वलिटी आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। इसमें आपको सेपरेट करने हैं कॉमास, ठीक है। ये कॉमास सेपरेट किया आपने, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस बन गए। पे फर्स्ट जो कंक्लूजन है आपका वो दिया हुआ है आपका D इज लेस देन इक्वल L। आपको L से D तक जाना है। L आपका थर्ड इक्वेशन पे है। L से आप X तक पहुंचते हो। X आपको ना यहाँ पे दिख रहा है कॉमन, और ना ही आपको ये फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन दिख रहा है, और ना ही सेकंड इक्वेशन पे कॉमन दिख रहा है। आप X से आगे ही नहीं जा पा रहे हो। यहाँ पे एक लेस देन का साइन मिल गया, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई, ठीक है। अब आपको t से x तक पहुंचना है। जो सेकंड जो है आपका कंक्लूजन x इज लेस देन t, ठीक है। आपको t से x तक पहुंचना है। t से x तक आप कैसे पहुंचोगे। आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन पे t दिया हुआ है क्या, नहीं है। सेकंड पे भी नहीं दिया हुआ और थर्ड पे भी आपका t ही नहीं है। तो आप ये इस वाली पॉसिबिलिटी भी आपकी रॉन्ग ही है। आपका जो है जाने का जो मेन रास्ता है वही अल्फाबेट आपका इस इक्वेशन पे नहीं है, तो आप नहीं जा पाओगे। तो ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो जाती है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन आपकी फॉल्स हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट भी आपका इनइक्वलिटी है, इसको भी आप चेक करें।
तो ये जो कॉमा है उसको आपने सेपरेट किया तो ये इक्वेशंस बन जाते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, आपका फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो दिया हुआ है बी इज लेस देन ए। आपको ए से बी तक पहुंचना है। ए से बी तक आप कैसे पहुंचोगे ये आप देखें। ए से आप ई तक पहुंचते हो, ठीक है। ई आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है क्या? सेकंड इक्वेशन पे नहीं दिख रहा, और ना ही आपको थर्ड इक्वेशन पे ई कॉमन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर एच से सी तक पहुंचना है। सेकंड जो आपका क्या दिया हुआ, एच इज ग्रेटर सी। ठीक है, मतलब कि आपको एच से सी तक जाना है। एच आपका कहाँ पे है ये दिया हुआ है। एच से बी आप आते हो, बी आपको सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, एच इज ग्रेटर बी। बी आपको सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिला, बी से आप सी तक इजीली पहुंच रहे हो। आपको चाहिए एक बार ग्रेटर का साइन, एच इज ग्रेटर बी आपको ग्रेटर सी आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको बी इक्वल सी है, तो यहाँ पे आप एच इज ग्रेटर सी भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको बी इक्वल सी है, बी को या तो सी ले लो या तो बी ले लो, दोनों ही कंडीशन में आपका जो है ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, तो आपका ये राइट आंसर होगा। सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो, आपका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है ये जो ऑर्डर और रैंकिंग का क्वेश्चन है। ऑर्डर रैंकिंग में आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, इसमें भी आपने देखा कि ये क्वेश्चन कैसा है। आप देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट, एक रो आपका दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एक रो है, इसमें टोटल स्टूडेंट जो है वो 50 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के जो रो है आपका, उसमें टोटल स्टूडेंट जो है वो 50 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद वो क्या बोलता है, ए इज 8 टू द राइट ऑफ बी। ए जो है 8th पोजीशन पे है राइट से, तो राइट हमारा जो राइट है वो इस रो का राइट है, हमारा जो लेफ्ट है वो इस रो का लेफ्ट है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब आप यहाँ पे देखो कि राइट से मतलब इस पोजीशन से आपको यहाँ से 8th पोजीशन पे आपका ए है। ठीक है, और लेफ्ट एंड से बोलता है वो, एंड बी हु इज 13 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट एंड से 13 पोजीशन पे आपका बी दिया हुआ है। ये क्लियर हुआ? उसके बाद वो बोलता है कि यहाँ पे जो 13 पोजीशन पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने देखा कि टोटल जो है इसमें ये हुए 13 और 18 हुआ आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा 50 और 13 8 जो है आपका, 13 और 8 को आप काउंट करते हैं जैसे, तो आपका हुआ तो यहाँ पे आपका 13 और 8 को आपने प्लस किया तो 21 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 21 आपका यहाँ पे एडिशन के बाद आएगा। तो यहाँ पे आपके कितने बचते हैं स्टूडेंट्स, वो हैं आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 स्टूडेंट्स इन दोनों के आपके बीच में है। ठीक है, लेकिन आपका जो है रो में आपको पहले से बता दिया गया है कि 50 स्टूडेंट हैं, तो 50 में से आपको जो है इसके राइट में आपने जो है कितने स्टूडेंट 21 को आपने माइनस कर दिया। ठीक है, तो 10 यहाँ पे 9 4 2 2 मतलब 2। ठीक है, यहाँ पे आपका 29 जो है वो ए के इस तरफ जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 29 है ए के राइट साइड में। तो उसने क्या पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ ए फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो। तो रो के राइट साइड से ए की जो रैंक है वो क्या है,
तो यहाँ पे देखो इस ए की इस तरफ तो 29 है और ए और आपको काउंट करना पड़ेगा, 29 में आपको 1 और काउंट करना पड़ेगा, तो आपका आएगा आंसर 30। ठीक है, इतना समझ में आया। ए के बाद में आपके 29 स्टूडेंट्स और बचे थे, तो आपको राइट एंड से ए की पोजीशन आपको निकालना है। तो आपने देखा राइट एंड से ए की पोजीशन पे 29, तो ए को छोड़ के आपके 29 स्टूडेंट हैं राइट में, और ए को और ऐड कर लेते हो आप, तो 30 स्टूडेंट जो हैं इस रो में हैं। तो ए का जो रैंक है वो 30 आपका आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, आपका जो है अच्छे से सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आप सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस वजह से आप जो है इस क्वेश्चन में सॉल्व करते रहें। इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगते इजी है, लेकिन आप जो है कुछ चीज़ें आप स्किप कर जाते हो इसमें। ठीक है, कुछ लोग ये भी स्किप करते हैं, जैसे कि ये जो दिया हुआ है ए को आप काउंट नहीं करोगे, तो वो आपका 29 आंसर जो लिखोगे आप, वो आपके ए के बाद के जो स्टूडेंट है वो आंसर होगा। ए का मेन ए का पोजीशन पूछ रहा है, वो ए जो है वो किस रैंक पे आता है, तो ए जो है आपका वो 30 रैंक पे आता है। 29 तो ए के बाद थे, और 29 में ए को और ऐड कर लोगे, मतलब 1 स्टूडेंट और ऐड हो जाता है आपका, वो आपका 30 आपका हो जाएगा। तो वही आपका राइट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान रखें। ठीक है, और आप ये जो सारे टाइप के टॉपिक हैं उसके आप क्वेश्चंस को करते रहें, तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहें वीएन क्लास में, और आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते रहें। ठीक है, अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन है आपका, जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में आपको पता है कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके सामने उसका कोड्स दिए हुए हैं ये। ठीक है, तो आपको जो है ये वर्ड्स के कोड आपको यहाँ पे ही मिलेंगे। कुछ वर्ड आपके जो है देखो डबल डबल टाइम दिए हुए हैं, तो डबल डबल यहाँ पे कोड होंगे, वही हमको निकालना है। तो आप यहाँ पे सारे वर्ड्स जो हैं आप यहाँ पे नोट कर लें। फर्स्ट स्टेटमेंट से आपने ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, शुड प्ले, ये आपने फर्स्ट लाइन से नोट किया। सेकंड लाइन पे आपको पता है कि जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करते हैं, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के, तो जो भी वर्ड आपको कॉमन दिखता है, जैसे प्ले आपको कॉमन दिखता है, तो उसको 1 टाइम ही नोट करते हैं। आपने एक बार प्ले को नोट कर दिया है, तो अब आप सेकंड लाइन का जो प्ले है उसको नोट नहीं करोगे। ठीक है, इन ऑल गेम्स आप नोट करोगे, क्योंकि आपने अभी इन वर्ड्स को नोट नहीं किया है। इन ऑल गेम्स, ओके। फिर चिल्ड्रन वर्ड जो है आपने नोट कर लिया है। चूज आपने नोट नहीं किया है, तो यहाँ से आप जो है चूज को और नोट करेंगे। फिर ऑल गेम्स आपने नोट कर लिया है, ऑल गेम्स। अब आपने सारे वर्ड्स को नोट कर लिए हैं, अब आपको इनका कुछ कोड्स दिए हुए हैं, इनके कॉमन कोड्स हैं, उसको आपको निकालने हैं। अब आपने देखा ऑल वर्ड है जो आपको 3 टाइम्स दिखा, ऑल ऑल ऑल, तीनों ही स्टेटमेंट में ऑल है। तीनों ही स्टेटमेंट में ऐसा कोड भी होगा जो कॉमन कोड होगा। अब आप यहाँ पे देखें क्या कॉमन कोड है। ठीक है, जो इन तीनों में ही है। तो जे ए आपको यहाँ पे दोनों में कॉमन दिख रहा है, पर आपको लास्ट लाइन पे जे ए कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा एल आई जो है, एल आई एल आई एल आई, तीनों में ही एल आई कॉमन है। ठीक है, तीनों में ही आपका एल आई वर्ड जो है वो कॉमन कोड दिया हुआ है ऑल का, तो ऑल का जो कोड हो जाएगा वो एल आई हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ड आपका एक यहाँ से स्किप किया आपने। उसके बाद अब आप कौन सा देखते हो,
नेक्स्ट जो वर्ड है उसका चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन भी आपको दो प्लेस पे आपको चिल्ड्रन दिख रहा है, फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट पे। इन दोनों में कोई कोड ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। आपने देखा ऐसे नहीं है, एन ए है कॉमन, एन ए आपको कॉमन दिखा, जे ए भी नहीं है और पी ए भी आपका इसमें कॉमन नहीं है। ओनली आपको एन ए जो है वो दोनों में ही कॉमन दिखता है, तो एन ए आपका चिल्ड्रन का कोड हो जाएगा। ठीक है, अब आप आते हो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट को प्ले। प्ले वर्ड जो है आपका यहाँ पे और यहाँ से फर्स्ट और सेकंड लाइन पे आपको प्ले वर्ड दिख रहा है, दोनों में ही कॉमन कोड भी होगा। आप यहाँ पे देखें जे ए दोनों में दिख रहा है। ठीक है, एल आई आपका हो चुका है, ये जो वर्ड है तीनों में जो आया था एल आई, ठीक है तीनों से हो गया है। जे आपको इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, आर ए नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ जे आपका जो है हो जाएगा प्ले वर्ड का कोड। इतना क्लियर हुआ। अब आते हो आप यहाँ पे सिर्फ आपका शुड बचता है और यहाँ पे आपका एक कोड भी बच रहा है, वो है पीए, तो शुड का कोड आपका पीए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं आप, प्ले हो गया, इन ऑल आपका हो चुका है। ठीक है, तो गेम्स में आप देखते हैं गेम्स आपका 2 टाइम्स दिया हुआ है सेकंड और थर्ड लाइन पे। तो गेम्स का कोड आप देखो आर ए यहाँ पे भी दिख रहा है और आर ए आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। गेम्स का कोड जो है वो आपका आर ए हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो यहाँ पे, ऑल आपका यहाँ पे ये 3 वर्ड्स के कोड आपने निकाल लिए, सिर्फ इन बचता है। इन का कोड आप यहाँ पे देखो कोई कोड एक बच रहा होगा जो आपका नहीं हुआ है, ये टीए है, टीए आपका बच रहा है, तो टीए आपका इनका कोड हो जाएगा। ये भी क्लियर हुआ। फिर यहाँ से आप देखो चिल्ड्रन का कोड आपने निकाल लिया है, ऑल का भी और गेम्स का भी। सिर्फ आपको चूज वर्ड का कोड बचा हुआ है और यहाँ पे भी सिर्फ ऐसे बचता है, वही आपका चूज का कोड हो जाएगा एस ए। और ऑल आपका ऑलरेडी हो चुका है, एल आई, तो यहाँ पे एल आई जो है ऑल का कोड है। आपने इसको डबल टाइम नोट कर लिया है, ठीक है कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके आंसर देने हैं। व्हाट डज एल आई स्टैंड फॉर। एल आई का कोड जो है, एल आई जो है वो ऑल है, ठीक है, तो ऑल आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, व्हाट विल बी द कोड फॉर जे और एन ए। जे और एन ए किस वर्ड के कोड है? जे जो है वो प्ले का कोड है और एन ए जो है आपका वो चिल्ड्रन का कोड है। अब आप देखें यहाँ पे प्ले और चिल्ड्रन आपको कहाँ पे दिखता है, तो ये देखते हैं आप, प्ले और चिल्ड्रन। प्ले चिल्ड्रन एक ही लाइन पे आपके नहीं है। प्ले जे एक और एन ए, एक बार फिर से चेक कर लें, एन ए का चिल्ड्रन है और जे का प्ले है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, आप नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज यहाँ पे इसका आंसर होगा। अब आप यहाँ पे आते हो, व्हाट विल बी द कोड फॉर प्ले। प्ले का कोड आप देखो क्या है, यहाँ पे आपने अभी देखा है प्ले का कोड जे ए है, तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन में कुछ दिया होगा, जे ए तो है, सी आपका राइट आंसर होगा। सारे वर्ड्स के कोड निकाले और उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, उसके हमने आंसर दिए। आपको ये भी समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो आप जो है इसको तो आराम से कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस स्पीड होनी चाहिए, तो आराम से आप जो है 40 क्वेश्चन रीजनिंग के अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, टाइम नहीं है तो आप उसके लिए, टाइम के लिए ही आपको बोला जाता है कि आप डेली डेली क्वेश्चंस लगाएं, तो उसमें आपका जो है टाइम सॉल्व करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइम है वो आप जो है कम होता जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, आप सोचते हैं कि हम मेरे को तो आने लगा है, तो आप जो है फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हो, तो एकदम से जब एग्ज़ाम टाइम में सॉल्व करते हो तो टाइम ज़्यादा लेते हो, तो इस वजह से सारे क्वेश्चंस आपके नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आप डेली ही क्वेश्चन को सॉल्व करें,
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ।